बीबीसी दुनिया में आज देखिए, चीन में नए साल से उम्मीद या खतरा। चाइनीज न्यू ईयर की वजह से चीन में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा, लेकिन साथ ही बढ़ रही है अर्थव्यवस्था की मजबूती की उम्मीद भी। चीन के हालात से पड़ेगा दुनिया पर अच्छा या बुरा असर, दिखाएंगे चीन से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। चीन में कोविड पाबंदी खत्म होने के बाद बढ़ रहा है टूरिज्म, लेकिन दुनिया को की क्यों है चीन पर नजर? बात कवर स्टोरी में, पहले हेडलाइंस। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी करने वाले संदिग्ध हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। लॉस एंजलिस के पास 72 साल के शख्स ने की गोलीबारी। चाइनीज न्यू ईयर मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, गोलीबारी में 10 की मौत। पाकिस्तान में कई हिस्सों में आज बिजली गुल रही। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, पावर ग्रिड में खराबी से बिजली सप्लाई रुकी। लाखों लोगों को झेलनी पड़ी बिजली की किल्लत। अस्पतालों से लेकर मेट्रो ट्रेन सर्विस पर भी पड़ा असर। रूस और दक्षिण अफ्रीका आएंगे और करीब। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए रूस के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद साथ मिलकर काम करने की कही बात। दक्षिण अफ्रीका ने अब तक नहीं की है यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा। अगले महीने दोनों करेंगे चीन के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास। जापान में कम होती जन्म दर ने बढ़ाई मुश्किल। प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने जताई चिंता, कहा इस हालात में काम नहीं कर पाएगा जापान का समाज। जन्म दर कम होने से कम हो रहे हैं काम करने वाले हाथ, बढ़ रही है बुजुर्गों की संख्या। और क्यों खौफ में है रूस का एलजीबीटी समुदाय, दिखाएंगे रूस से खास रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। चीन पर एक बार फिर सारी दुनिया की निगाह टिकी हुई है, क्योंकि चीन की दशा बाकी दुनिया के लिए दिशा तय करने का काम करती है। और इसकी वजह है चीन की इकोनॉमी, जिसकी सेहत से बाकी दुनिया की सेहत भी जुड़ी है। तो क्या चीन में नए साल में बदलने वाले अर्थव्यवस्था की सूरत हाल? कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। कोविड से खस्ताहाल हुई चीन की अर्थव्यवस्था को इस वक्त उछाल की जरूरत है, और चीन को उम्मीद है कि ये उछाल जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि चीन में इन दिनों जबरदस्त आवाजाही है। चीन में ल्यूनर न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। चीन में इसे स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कोविड पाबंदियों का दौर बीत चुका है। लाखों लोग सेलिब्रेशन के लिए अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन यही आवाजाही चिंता का सबब भी है, क्योंकि आशंका है कि इस आवाजाही की वजह से कोविड वायरस के लिए फैलना और आसान हो जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोविड पाबंदियां खत्म किए जाने के बाद चीन में लोग अपना पहला लूनर न्यू ईयर रोमांच और राहत की सांस के साथ मना रहे हैं। हैरानी की बात नहीं, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले हैं। अनुमान है कि इन छुट्टियों के दौरान चीन में लगभग 2 अरब लोग यात्रा करेंगे। कोविड महामारी फैलने से पहले ये संख्या इससे भी अधिक थी। कई लोग तो महामारी शुरू होने के बाद पहली बार अब एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं अपने बेटे और उसके परिवार को देखकर बहुत खुश हूँ। हम 3 साल बाद अब मिले हैं। लेकिन नए साल पर भी कोविड की छाया मंडरा रही है। कई लोग यात्रा करने से डर रहे हैं। डर इस बात का कि वो बीमारी अपने घर तक ले जा सकते हैं। हालांकि सब खुल गया है, लेकिन मुझे चिंता है। हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है। खास तौर पर माता पिता और बुजुर्गों को ध्यान रखना होगा, जो अभी तक कोविड से बचे हुए हैं। नए साल के अवसर पर चीन के नेता शी जिनपिंग ने रैबिट ईयर में नए सपनों का वादा किया है। उन्होंने चीन में मौजूदा कोविड संकट का एक तरह से हवाला देते हुए कहा कि गुजरे साल में उपलब्धियां आसानी से नहीं मिली। चीन के अधिकारी लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरा समय बीत गया है, लेकिन डर बना हुआ है कि लूनर न्यू ईयर पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही से कोविड संक्रमण और मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और चीन में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक देश में इस हफ्ते कोविड से जुड़ी मौतों के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और चीन ने पिछले साल दिसंबर में विवादित जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया। उसके बाद से चीन में कोविड संक्रमण की वजह से अब तक कुल 72,000 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों पर जानकारों को संदेह है
और उन्हें लगता है कि मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन चीन के लिए चिंता की एक और बड़ी वजह भी है और वो है उसकी अर्थव्यवस्था। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पिछले साल से इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई है। अब चीन को उम्मीद है कि जिस तरह से लोग पूरे देश में आवाजाही कर रहे हैं, उससे चीन की अर्थव्यवस्था को फायदा ही पहुंचेगा। और कोविड महामारी शुरू होने से पहले ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए चीनी यात्री आमदनी का मुख्य जरिया थे। चीन में दोबारा सब कुछ खुलने की वजह से ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री भी उम्मीदों से भरी हुई है। घरेलू पर्यटन बहाल होने से चीन की अर्थव्यवस्था को भी काफी सहारा मिल सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडोनल्ड की ये रिपोर्ट। जीरो कोविड पॉलिसी अचानक से खत्म किए जाने के बाद चीन ने जिस तरह से एकदम से सब खोल दिया है, उसकी वजह से कोरोना संक्रमण बेहद तेज रफ्तार से फैला है। लेकिन इससे उम्मीद भी जगी है कि चीन की विशाल अर्थव्यवस्था दोबारा गति पकड़ सकती है। इससे वो विदेशी कंपनियां भी चीन में रुक सकती हैं, जो कहीं और जाने का मन बना रही हैं। वांग ख्वाइयाओ चीन की सत्ताधारी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़े हुए हैं। मुझे भरोसा है कि साल 2023 पिछले साल से काफी बेहतर होगा। इसका मतलब है कि विदेशी निवेश, मैं ये नहीं कहूँगा कि दोगुना होगा, लेकिन कम से कम 50% तो अधिक ही होगा। इससे पहले लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों की वजह से कोविड संकट के दौरान कई विदेशी कारोबार ठप हो गए थे। हाँ, ये काफी मुश्किल था। मैं यहाँ 10 साल से था और 10वीं सालगिरह के बाद हमें काम बंद करना पड़ा, क्योंकि बुरे दौर में आप इसी तरह पैसा नहीं लगा सकते। स्टीव गुडी का बार देसी विदेशी ग्राहकों में काफी लोकप्रिय था, लेकिन वो कहते हैं कि लगातार बंद रहने की वजह से किराया और बाकी खर्चे पूरे करना मुमकिन नहीं था। कुछ महीनों पहले उनके बार की तरह यहाँ कई रेस्तरां भी बंद हो गए थे। तो आप कल्पना कीजिए कि यहाँ बीजिंग में ऐसे कितने कमरे खाली होंगे जिन्हें बार और रेस्तरां के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। कोविड के दौरान बिजनेस के लिहाज से चीन की छवि को काफी नुकसान पहुंचा, जहां सप्लाई चेन कई बार टूट सी गई। यहाँ अब परिवहन, मजदूर, कच्चा माल, बुनियादी ढांचा सब ठीक है। चीन ने अब 21 फ्री इकोनॉमिक जोन भी शुरू कर दिए हैं। एक बात तो तय है, और वो ये कि चीन के लाखों करोड़ों उपभोक्ता अब घरों से बाहर निकल चुके हैं। चीन की अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास की एक विशाल आबादी लगातार बढ़ रही है, जिसे कंपनियां अनदेखा नहीं कर सकती। और द इकोनॉमिस्ट ग्रुप में ग्रेटर चाइना की मैनेजिंग डायरेक्टर क्यान ल्यू का मानना है कि चीन की सुधरती आर्थिक सेहत का असर सारी दुनिया में महसूस किया जाएगा। जीरो कोविड पॉलिसी के बाद चीन में रीओपनिंग साल 2023 का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होगा और इसका बाकी दुनिया पर जबरदस्त असर होगा। फिर चाहे सप्लाई चेन हो या तमाम देशों की सेंट्रल बैंक पॉलिसी की बात हो, निवेश और गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में ये देश चीन पर काफी हद तक निर्भर रहेंगे। इससे बाकी दुनिया पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट को लगता है कि चीन की जीडीपी इस साल 5.2% की दर से बढ़ रही है। इसमें रिस्क भी शामिल होंगे। देखने वाली दो अहम बातें होंगी। पहला है प्रॉपर्टी मार्केट, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार नपे तुले और संतुलित तरीके से काम करना चाहेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि इकोनॉमी और प्रॉपर्टी मार्केट एक बार फिर जरूरत से ज्यादा न गरमा जाएं। कोविड के दौर से आगे बढ़कर इस साल आर्थिक वृद्धि देखने वाली बात होगी और सरकार ये सुनिश्चित करना चाहेगी कि आर्थिक वृद्धि सरकार की वैधानिकता और पार्टी के दबदबे पर मुहर लगाए। और देखने वाली दूसरी बात ये होगी कि उपभोक्ता किस तरह खपत करता है और किस तरह खर्च करता है। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद रूस में क्यों बढ़ा एलजीबीटी समुदाय पर खतरा और क्यों पाकिस्तान में गुल हुई बिजली। बीबीसी दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बात रूस की, जहां संसद में एक ऐसा कानून पारित किया गया है जिसकी वजह से एलजीबीटी समुदाय पर खतरा बढ़ गया है। दिसंबर में पास हुए इस बिल के मुताबिक एलजीबीटी समुदाय या उनके बारे में बात करना अब प्रतिबंधित है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि उनकी जंग न सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ है, बल्कि उनकी लड़ाई पश्चिमी देशों के सिद्धांत से भी है और एलजीबीटी समुदाय के विचारों के खिलाफ भी, क्योंकि इन चीजों को राष्ट्रपति पुतिन शैतान का काम मानते हैं। दानिया अब घर से बाहर जाते हुए मेकअप नहीं लगाते, पर इसके बावजूद वो डरे डरे रहते हैं। ऐसी जगह रहना जहां आपकी शख्सियत को गैर कानूनी माना जाता हो काफी डरावना है। मैं डर में नहीं जीना चाहता। 22 साल के दानिया रूस में जो काम करते हैं वो इनके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वो एक गे ड्रैग क्वीन है और ये बात सबको पता है। पर अब दानिया रूस छोड़कर फ्रांस जाना चाहते हैं। रूसी संसद में एक नया एलजीबीटी विरोधी कानून पारित किया। ड्रैग नाइट में जहां दानिया परफॉर्म करते हैं उसके सारे शो कैंसिल कर दिए गए हैं। कानून के मुताबिक जो हम करते हैं उस पर पाबंदी लग गई है। मुझे या तो देश छोड़ना पड़ेगा या फिर यहीं रहकर चीजें सही होने का इंतजार करना पड़ेगा। 10 साल पहले कथित गे प्रोपेगेंडा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, पर नए नियम काफी कड़े हैं। कई लोग चिंतित हैं कि एलजीबीटी कल्चर का जिक्र करना भी प्रतिबंधित हो जाएगा। मैंने हाल ही में पब्लिश हुई ये किताब खरीदी। ये एक गे लव स्टोरी है, पर अगर आप अंदर देखेंगे तो किताब के कुछ हिस्सों में बदलाव कर दिए गए हैं। रूस में मौजूद तमाम बुक स्टोर्स अब ऐसी किताबों को बेचने से परहेज कर रहे हैं जिसमें समलैंगिकों की बात या फिर ऐसे किरदार हों जिनकी वजह से नए कानून के तहत सजा हो जाए। ये बिल्कुल ऐसा है मानो रूस अपने समाज से एलजीबीटी समुदाय का नामो निशान मिटाना चाहता हो, और यहाँ कुछ लोग ऐसे ही हैं जो यही करना चाहते हैं। रूसी सांसद विटाली मिलोनोव काफी मुखर समलैंगिक विरोधी हैं और उन्होंने नए कानून का समर्थन भी किया है। हमें लगता है कि ऐसा कानून जिसे हम पसंद करते हैं उसे बनाना हमारा संप्रभु अधिकार है। रूस यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है। हजारों की संख्या में रूसी और यूक्रेनी मारे जा रहे हैं। लोग देश छोड़ रहे हैं, प्रतिबंध लग रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार हो रहा है। ऐसे में एक एंटी एलजीबीटी कानून पर फोकस करना सही है। रूस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं पड़ रहा। हमारा झगड़ा पश्चिमी देशों के साथ है। एक्टिविस्ट प्योट वज़नीसेंस्की ने हाल ही में एक छोटा सा एलजीबीटी म्यूजियम बनाया था। कानून पारित होने के बाद इन्होंने इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया। वो कहते हैं कि उनके जैसे लोग रूस के लिए आसान शिकार हैं। जंग में हमारा बुरा हाल हो रहा है, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और अब अधिकारियों को लोगों को ये बताना होगा कि उनकी जान जोखिम में डालने के पीछे क्या मकसद था। उन्हें लगा कि इससे बचने के लिए सब कुछ एलजीबीटी कम्युनिटी पर डाल दो। व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन के साथ जंग पश्चिमी देशों और एलजीबीटी सिद्धांतों के खिलाफ भी है। रूस में दमन बढ़ता जा रहा है और अगर यूक्रेन जंग में रूस के लिए अच्छे नतीजे नहीं आए तो आने वाले दिनों में वो किसे निशाना बनाएंगे, कई लोग यही सोच रहे हैं। और भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आज का दिन एक अलग सी चुनौती लेकर आया। वहाँ आज बिजली सप्लाई ठप हो गई। लोगों से लेकर अस्पताल तक इससे प्रभावित रहे और शाम होते ही जैसे वहाँ अंधेरा सा छा गया। हालांकि कुछ इलाकों में बिजली लौट आई है, पर लोगों को अब भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर आखिर हुआ क्यों, बता रही हैं इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी। वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो डिस्टर्ब हुई। तो होता ही है कि पाकिस्तान में चूँकि रात के टाइम पे पावर कंजम्पशन कम हो जाती है तो जो सिस्टम होता है उसे ऑफलाइन कर दिया जाता है कुछ हद तक, और फिर सुबह जो है इसको रीस्टार्ट या ऑनलाइन किया जाता है। और इसमें कहते ये हैं कि जो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वो बहुत सेंसिटिव होती है और जब आप 1 by 1 ग्रिड स्टेशंस को ऑनलाइन लेकर आते हैं तो उसमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। लेकिन आज कहा जा रहा है कि हुआ ये है कि उसमें जो है फ्लक्चुएशन हुई है फ्रीक्वेंसी में, जिसके बाद पूरे मुल्क में बिजली चली गई है। पावर मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम इसको रिस्टोर कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि इकॉनमी जो है वो पहले ही काफ़ी हद तक इतनी डैमेज हो चुकी है कि लोगों के लिए जब कोई इस तरह का एक इंसिडेंट होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हालांकि अधिकारियों का आश्वासन है कि वहां 10 बजे के बाद बिजली बहाल हो जाएगी। और एक ब्रेक के बाद मौत को मात देकर जिंदगी की जंग जीतने वाली स्वीटी की कहानी देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। नए साल के दिन दिल्ली की अंजलि के साथ हुए दर्दनाक हादसे को लोग भूले नहीं हैं। इस हादसे में अंजलि की जान चली गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्वीटी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गईं। नए साल के मौके पर उनका एक्सीडेंट हुआ, वो कोमा में चली गईं, लेकिन उनके दोस्तों ने हार नहीं मानी। क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे इकट्ठा कर उनका इलाज कराया। स्वीटी के किसान पिता को खुशी है कि उनकी बेटी को जिंदगी की सौगात दोबारा मिली है। बीबीसी संवाददाता बुशरा शेख ने स्वीटी से मुलाकात की। 31 दिसंबर की रात ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार ने स्वीटी को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 31 की नाइट को मैं और मेरे रूममेट थे और उसका एक दोस्त था, शायद लकड़ी लेने आए थे। छत पे आग जलाना था, मतलब वन फायर करेंगे और बैठेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद याद नहीं हुआ, शायद एक्सीडेंट हो गया था। स्वीटी बीटेक फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। वो ग्रेटर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में पिछले 21 दिनों तक भर्ती रही। हादसे के बाद वो 6 दिन कोमा में भी रही। सिर पर चोट की वजह से उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ और दोनों पैर में 7 फ्रैक्चर आए। स्वीटी अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। उनके पिता शिवानंद पाल किसान हैं। फोन गया 11 बजे रात में, हम लोग का फोन गया वहाँ कि स्वीटी एक्सीडेंट कर गई है। ना सिटी में महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन को हम लोग धर लिए, तो हम लोग 2 तारीख को यहाँ पहुँचे। डर तो काके हमरा लगे खोही थी इसको। स्वीटी के दोस्त इस मुश्किल घड़ी में उनके लिए हीरो बनकर आगे आए हैं। करण और अनुभव ने स्वीटी के हॉस्पिटल का खर्च अपने पैसों को जोड़कर उठाया। 1 तारीख को 31 की रात से लेकर लगभग 1 तारीख तक मतलब पूरा अमाउंट हम लोगों ने किया है। हर दिन का यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए आ रहे थे, खर्चे आ रहे थे। और फिर हमने उनकी जब घर वालों की हालत देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो वीक लगते हैं एज़ कम्पेयर टू पैसे के मामले में, तो फिर हमने सोचा कि एक हम लोग वो बनाते हैं, एक कैंप बनाते हैं जिसके थ्रू उसके घर वालों को नंबर लेके उसमें बहुत सारे अमाउंट आएंगे, हेल्प होंगे उसके सोसाइटी के, जिसके थ्रू मतलब 8 तारीख को लगभग हम लोग के पास 20 लाख रुपए आ गए और अब तक हम लोग के पास 29 लाख रुपए आ चुके हैं। नोएडा पुलिस ने भी स्वीटी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मदद की है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों द्वारा अपने 1 दिन का वेतन इनके धनराशि संयोगार्थ हेतु प्रदान की जा रही है, जो लगभग 10 लाख रुपए है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एक गिरफ्तारी की है। स्वीटी का मानना है कि इस हादसे ने उन्हें और मजबूत बना दिया है। पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, अब लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रविवार को स्वीटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि स्वीटी को पूरी तरह ठीक होने में अभी 2 से 3 महीने लगेंगे। और बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।